का मकसद जमात दहम के जो तलबा और तालिबात हैं उनके मुस्तक़बिल की ये पहली सीढ़ी है जिसे हम 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ामिनेशन के नाम से जानते हैं। और यही वो मरहला होता है जहाँ पर अगर हम कामयाबी की बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश करें और अपने कदमों को बड़ी खुश असलूबी से इस पहली सीढ़ी पर जमाने की कोशिश करें तो हम आगे की मनाजिल और मराहिल बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और पहले मरहले की कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें दरकार होती हैं, कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं। उन चीज़ों को तलबा की हैसियत से, एक स्टूडेंट की हैसियत से कई मरतबा ये होता है कि तलबा इस चीज़ से नाबलद होते हैं, नावाकिफ़ होते हैं, लेकिन तदरीस के पेशे से गुज़रने के लिए गुज़रते गुज़रते असातिज़ा इन चीज़ पर काफ़ी हद तक अपना अबूर हासिल कर लेते हैं। और असातिज़ा का यही मकसद होता है कि वो अपने तजुर्बे की मेज़ से, अपने तदरीसी तजुर्बों से जितना ज़्यादा हो सके तलबा को मुस्तफ़ीद कर सकें, फ़ायदा पहुंचा सके, ताकि उनके मुस्तक़बिल रोशन हो, उनके मुस्तक़बिल रोशन हो, उनके माँ बाप वालिदैन की ख्वाहिशात, उनके मकासद पूरे हों, मुल्क व मिल्लत की तरक्की हो और मिल्लत के नौनिहालों और आने वाली नस्लों को उसका फ़ायदा हो। लिहाजा इसी ज़िमन से ब्राइट कोचिंग एकेडमी अपने क़याम के रोज़े अव्वल से ही तलबा की हमाजाहत तरक्की, इम्तिहानात में किस तरह अपनी काबिलियत का लोहा मनवाए और किस तरह इम्तिहानात को बआसानी अटेम्प्ट कर सकें, स्कोर्स कर सकें और अपनी काबिलियत को डेवलप कर सकें। इसी नौइयत से सन 2007 से सन 2006 में ब्राइट कोचिंग एकेडमी का क़याम अमल में आया और उसके बाद से सन 2007 में हमारे ब्राइट के रूह रवां डायरेक्टर इरशाद अली ख़ान साहब की इख्तिराई सोच ने एक चीज़ की ईजाद वजूद में लाई जिसे हम टेस्ट सीरीज़ कहते हैं। वो टेस्ट सीरीज़ के मकासद, उससे होने वाले फ़ायदे, इम्तिहान में किस तरह बच्चे अपनी मुश्किलात को दूर करके इम्तिहानात को फ़ेस करें, इन तमाम चीज़ों की गर्ज से सन 2007 से इस तरह का एक काउंसलिंग और गाइडेंस सेशन यहाँ पर मुनक़्क़िद किया जाता रहा है और आज भी हम इसी ज़िमन में यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हम सबसे पहले इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए हम हमारे इस प्रोग्राम के सदर जलसा और ब्राइट कोचिंग एकेडमी के रूह रवां मोहतरम इरशाद अली ख़ान साहब की इजाज़त तलब करेंगे कि इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम इस प्रोग्राम के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने इस बात को वाज़ेह कर दूं कि इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपको सब्जेक्ट गाइडेंस और इम्तिहानात में किस तरह तैयारी करें, इन चीज़ों को लेकर आपको रहनुमाई की जाएगी, जिसमें आपके और हमारे काबिल असातिज़ा और अपने तजुर्बे की मेज़ से चंद बातें आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं सबसे पहले आवाज़ दूंगा ब्राइट कोचिंग एकेडमी इरशाद अली ख़ान साहब के छोटे भाई अरशद अली ख़ान सर, 11-12 के इंचार्ज मोहतरम और केमिस्ट्री के एक माहिर मौल्लिम, केमिस्ट्री में जिनका अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शहर में एक नाम है। ये अलग बात है कि हम शहर में सिर्फ हम ये समझते हैं कि आज़ाद चौक से टाउन हॉल तक हमारा शहर है, इसके अलावा भी शहर के इलाका बड़ा वसी है और उन इलाक़ों में अगर हम जाकर देखें तो हमको मालूम पड़ेगा कि केमिस्ट्री में आज शहर में किस शख्स के नाम का तमगा चलता है। तो ये वो शख्सियत हैं जो तालीमी काबिलियत के लिहाज से MSc B.Ed है अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बार MSc किया है आपने, MSc ऑर्गेनिक और MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री के अंदर। इसी के साथ आपने MPhil भी कंप्लीट किया है, मास्टर इन फ़िलासफ़ी। इसी के साथ एक दीनी मुबल्लिग भी हैं जो इस्लामिक रिसर्च सेंटर IRC के अंदर एक बेहतरीन मुबल्लिग के तौर पर गैर ईमान वालों के अंदर ईमान की दावत के खिदमत अंजाम देते हैं और हमारे कलमा शरीक लोगों में वो इस्लाही काम करते रहते हैं। अपने तजुर्बे की मेज़ से चंद बातें, बेशकीमती बातें हमारे और हमारे तलबा के लिए ज़ाहिर करने के लिए मैं इंतहाई अदब से आपको दावत दूंगा। मोहतरम अरशद अली ख़ान साहब ज़ोरदार तालियों के साथ इनका इस्तक़बाल करें।
इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा व बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लम व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आवाज़ वहाँ कोने तक पहुँच जाएंगी, और कुछ बच्चे हैं जो इस दीवार के पीछे वो मुझे देख नहीं पा रहे हैं लेकिन सुन पा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश मैं करूँगा कि सभी तक जो है आवाज़ मौसर अंदाज में पहुँच जाए। और इंशाअल्लाह ताला आज जो आपके सामने बातें रखी जाएंगी, जाहिर सी बात है अभी आप एक अहम अपने ज़िंदगी के एक स्टेप, जिसको हम कहेंगे एक लाइफ का एक स्टेप है, जो पहली सीढ़ी हम इसे कहेंगे, वो है आपका 10th का एग्ज़ाम। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे माहौल में, हमारे माशरे में और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें 10th को बड़ी अहमियत जो है हासिल है, यानी एसएससी का एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है जो माहौल में फैली हुई है कि अक्सर बच्चे या अक्सर बच्चों को देखा गया है कि उनमें सीरियसनेस या संजीदगी 10वीं में आने के बाद जो है आती है। हालांकि जो स्कूल का जो आपका प्राइमरी लेवल होता है, यानी जो आपका केजी प्रेप यानी प्री प्राइमरी से जो शुरुआत होती है, ये आपके एजुकेशन की असल शुरुआत है। थोड़ा और पीछे जाए तो हम कहते हैं कि माँ की गोद जो है सबसे पहला मदरसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से अक्सर बच्चे जो है, इनके वालिदैन भी काफ़ी कोशिशें इनके लिए की हैं, और आपके असातिज़ा चाहे स्कूल के हो या कोचिंग के हो, ब्राइट कोचिंग एकेडमी के, इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी मेहनत की और ईमानदारी से अपनी पूरी जितनी भी सलाहियतें थी वो आपके लिए उन्होंने जो है डेडिकेट की, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके शऊरी अक़दामात की, उसमें से एक कदम है आपका जो एसएससी की तरफ बढ़ रहा है। यानी अब इस उम्र में आप समझ चुके हैं या आप में समझ आ चुकी है कि अब इसके बाद जो है हमको कितना ज़्यादा संजीदा होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे 10वीं की शुरुआत से ही काफ़ी मेहनत करते आ रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। और कुछ बच्चे किसी वजूहात की बिना पर, कुछ वजूहात की बिना पर, जैसे किसी का बीमारी का मसला था, किसी के घर के कुछ मसाइल थे, किसी के इकोनॉमिकल कंडीशंस थे, किसी वजह से वो कुछ चीज़ों में पीछे रह गए। तो मैं उन लोगों के लिए भी बातें करूँगा यहाँ पर, चंद थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है। तो देखिए, अभी आज के माहौल में जब देखा जाए, अगर आप कोशिश करें कि अगर आप मेरे जो नुकात है अगर नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अक्सर होता है कि जो बातें सुनी जाती है उसमें से चंद बातें याद रह पाती हैं। जैसे एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप कोई लेक्चर सुनते हैं, अगर उसको आप नोट नहीं करते हैं तो आप जो है सिर्फ 10% हिस्सा उसका याद रख पाते हैं, 90% आप भूल जाते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी मेमोरी, हमारे ब्रेन को उसी तरीके से बनाया है। जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते होंगे उनको पता है ना कि अगर आपने जीमेल अकाउंट बनाया है और उसको आपने 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं किया है तो वो ऑटो डिलीट में चला जाता है, ऑटोमेटिक आपका अकाउंट बंद हो जाता है। अगर आप इस्तेमाल करते रहे तो वो जिंदा रहता है। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को बेहतरीन चीज़ एक दी है, वो है भूलना। भूल इंसान की एक सिफत है, कुरान में भी उसका जिक्र है। वैसे इंसान का मतलब ही जो गलती करने वाला है ना, तो इंसान भूलता है। और आपको पता है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के एक ऑथर है, उन्होंने उनकी किताब में लिखा प्रीफेस में कि भूलना जो है ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, अल्लाह की तरफ से तोहफा। इंसान चीज़ों को भूलता है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इंसान अगर हर चीज़ याद रखने लगेगा तो कुछ ही सालों में उसकी मेमोरी क्या हो जाएंगी, ब्लास्ट, खत्म। तो आपका दिमाग वो चीज़ों को याद रखता है जो रिवाइज होती है।
इसलिए अल्लाह के रसूल ने भी कहा ना, कुरान को दोहराते रहो, ये तुम्हारे जहनों में से ऐसे निकलता है जैसे ऊंट को रस्सी से छोड़ दिया जाए तो ऐसे निकलता है, वापस नहीं आता है। ऊंट की एक यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी भी बताई जा रही है, उसको एक बार खुला छोड़ दिया तो भाग जाएगा। कहा कि रिवीजन नहीं किया आपने तो कुरान भी भूल जाते, तो दूसरी चीजें, दीगर चीजें तो जाहिर सी बात है और ज्यादा आपको रिवाइज करना पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं आज के इस कंडीशन में, अगर आप देखें, आप अपने अतराफ में अपने आप को, खुद को देखेंगे आप, तो तीन तरीके के आप स्टूडेंट्स को पाते हैं। एक, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है ना, सब ठीक ठाक चल रहा है, मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर रहे हैं लेकिन ये बच्चों ने भी डरना चाहिए। आगे मैं चंद चीजें आपको बताऊंगा। डरना बोले तो हिम्मत नहीं हारना है, एहतियात करना है। दूसरे किस्म के हैं जो एवरेज रिजल्ट स्कोर कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक, कुछ चैप्टर पढ़ाई हुई, कुछ चैप्टर नहीं हुए हैं और कुछ आधे अधूरे हैं, जिसको आपने समझ लिया हो गए लेकिन असल में नहीं हुए। वो आपको लगता है चैप्टर हो गया है ना, लेकिन जब जाकर आप एक सवाल करने बैठते हैं उसको सॉल्व, तो आपको नहीं आता है, मतलब कंप्लीटली नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ। और तीसरे, सुभान अल्लाह, ऐसे भी है जिन्होंने अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं किए हैं। बराबर है कि नहीं है? हकीकत, रियलिटी, उसको एक्सेप्ट करना। लेकिन इंशाल्लाह तीनों का हल हम देखेंगे, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब जो आज है उस पर कोशिश करना है। और यही एक फंडा है अपने दिमाग को सुकून में रखने का, रिलैक्स होकर आगे आने वाले अपने गोल को पूरा करने का। टेंशन लेकर बैठे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो कुछ नहीं होता। अपने दिमाग को ये कहना है कि अब जो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं वो मुझे करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली चीज, तीनों के लिए कॉमन पॉइंट है, क्रिएट अ शेड्यूल। सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाइए, जिसको कहा जाता है प्लानिंग। दुनिया में अगर किसी इंसान के पास कोई एम है तो उसके पास उसकी प्लानिंग भी है। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, मतलब आपका कोई एम नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है कि अपना शेड्यूल बनाइए, प्लान कीजिए। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। आप छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान, जाने के लिए इरादा करते हैं तो पहले क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। कहां जाने वाले, पहले डेस्टिनेशन तय करते हैं आप, बराबर है कि नहीं, मंजिल। फिर कितनी दूर है यहां से, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट सुबह नींद में से उठकर जाकर रेलवे स्टेशन पे बैठ जाते हैं। अरे नहीं ना, पहले प्री बुकिंग करना पड़ती है ना। और आजकल तो कितना मुश्किल है पता है आपको, चाहे आप बाय एयर जाए, बाय ट्रेन जाए, बाय बस जाए, आपको एडवांस बुकिंग करना है। तो ये प्लानिंग नहीं है तो और क्या है? अगर कोई आपके पड़ोसी या आपके खानदान वाले इरादा करते हैं कहीं जाने का और एक दिन पहले सुबह उठकर रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाते हैं, तो आप लोग उन पर हंसेंगे नहीं हंसेंगे? बहुत खतरनाक हंसेंगे आप हर बराबर है कि नहीं है? और उस किस्से को सब जगह बयान करेंगे तो अपनी मिसाल भी वैसी हो जाएंगी, बगैर प्लानिंग के अगर कुछ करते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका शेड्यूल होना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। अल्लाह की रसूल से उनकी जिंदगी भी आप देखिए, आपने जितने भी मुहरके किए आप देखिए, जितने भी आपने अल्लाह की राह में लड़ाइयाँ की, उसकी पहले प्लानिंग की। सहाबा को बुलाते, सबसे राय मशवरा लेते क्या करना है। इवन मस्जिद की तामीर करना है तो आपने सबको बुलाया और मशवरा लिया, जगह कौन सी ली जाए, कहाँ पर ली जाए, कैसे तय किया जाए। इसी तरह आपने देखा ना, हर मामले में अल्लाह के रसूल क्या करते थे? मशवरा। मशवरा मतलब एक प्लानिंग होता है ना। और ये ऐसा दीन है जो बोलता है कि मशवरे में बरकत है, बराबर है कि नहीं है? और हमारी कौम मशवरे करना ही भूल गई। ना हम टीचर से पूछते, ना पेरेंट्स से पूछते, ना सीनियर से पूछते, बस कोई प्लानिंग नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज, अपना जो है आप शेड्यूल क्रिएट कीजिए। और प्लान बनाने में अगर आपको दिक्कत आती है, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, जिसको आप अपना खैर ख्वाह समझते हैं। ठीक है, तो प्लान बनाइए। सबसे पहले नंबर 1 प्लान बनाना है। प्लान बनाने के बाद उसमें पीछे नहीं हटना है। कुरान ने इस बात को कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा, जो जंग ओहद के बारे में ये आयत नाजिल हुई थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इज़ा अज़मता, नबी जब आप किसी चीज का इरादा कर ले, नज्म कर ले, फस्तकीम, उस पर जम जाइए, चेंज मत कीजिए उसको। मतलब आपने सॉलिड पूरा सहाबा से सजेशन ले लिया, मशवरा कर लिया, अब तय कर लिया ऐसे करना है, तो फस्तकीम कहा, उस पर जम जाइए। अब उसमें डामाडोल डगमगाना नहीं है। और ये डगमगाहट कहां पर होती है, आगे इंशाल्लाह आगे आएंगे। तो अब अपना प्लान बनाइए, कितने दिन बाकी है आप देखिए उसमें। हाँ, आपको लिखना है, लिखिए आप ये पॉइंट
आपको पहले क्या काउंट करना है, डेज, नंबर ऑफ डेज। क्या सबसे पहले आप नोट करेंगे नंबर ऑफ डेज कितने रिमेनिंग है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या करेंगे आप उसके अंदर, नंबर 2 पॉइंट आप देखेंगे कितने चैप्टर से जो आपके अच्छे से पढ़ाई हो गई, उन चैप्टर्स को आपको लिखना है, कितने चैप्टर्स हो गए हैं। फिर दूसरी लिस्ट बनाना, कितने चैप्टर पार्शियल हुए, पार्शियल मतलब अच्छे से नहीं हुए, इनकम्प्लीट, ठीक है। और तीसरे चैप्टर की लिस्ट बनाना आपने, जो चैप्टर्स को आपने हाथ ही नहीं लगाया है, ठीक है। अब डेफिनेटली अब इसके बाद क्या होने वाला है, आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है। अब टेस्ट सीरीज के लिए कितने दिन बाकी है, कितने दिन बाकी है बोलिए, 20 डेज बाकी है ना। तो ये 20 डेज में आपको क्या करना है, वो चैप्टर्स जिनको आपने हाथ नहीं लगाया, वो चैप्टर्स जो पार्शियली आपने किए हैं, इनकी पढ़ाई आपको इसमें करना है। इसके अलावा इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो टीचर्स आपको बताएंगे, फैसल सर, माजिद सर, शहबाज सर, इरशाद सर, ये लोग अभी आपको यहाँ पर बताएंगे उसके ताल्लुक से, क्योंकि मैं सिर्फ आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ। बेहतर सेम सब्जेक्ट वाले जो टीचर होते हैं आपके कंसर्न सब्जेक्ट के, वो आपको और ज्यादा बेहतर जो है राय दे सकते हैं। मैं जनरल बातें बता रहा हूँ, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये डेज में आपको करना क्या है, वो चैप्टर्स करना है जो नहीं हुए या पार्शियली हुए। क्यों, जब टेस्ट सीरीज चलेंगी तो टेस्ट सीरीज के दौरान आप जो चैप्टर हो चुके हैं उसका सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो आप अभी उसको करके टाइम क्यों खराब करना चाहते हैं अपना, अभी आप वो कीजिए जो नहीं हुए हैं, ठीक है। उस वक्त क्या करना है, जब टेस्ट सीरीज चलेंगी उनको रिवाइज करना है आपको, ठीक है। ये एक चीज आप अपने जहन में रखिए, इस तरह से आपको शेड्यूल बनाना है। दूसरा, आपको प्लानिंग में क्या करना है, प्लानिंग में आपको ये करना है कि आपको टाइम का भी काउंट करना है, सिर्फ डेज नहीं, रोजाना आपको कितना वक्त मिलने वाला है, छुट्टियां कितनी है, हॉलीडेज, जब हॉलीडेज नहीं रहेंगे तब स्कूल और ट्यूशन को छोड़कर आपके पास वक्त कितना मिलने वाला है, वो आपको देखना है। जैसे अभी आपकी कितनी छुट्टियां हैं, 13 दिन छुट्टियां हैं आपके स्कूल के, और ट्यूशन के कुछ 7-8 दिन होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि आपके पास 1 वीक प्योर खाली है, पूरा पूरा टाइम खाली है आपके पास, मतलब स्कूल भी नहीं है और ट्यूशन भी नहीं है। तो आप अपना मॉर्निंग 6 o'clock से टाइम टेबल बनाइए, फजर हो जा रही है 6 बजे, तो 6 बजे से आप अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है। फिर उसमें आप, टीचर आपको बताएंगे, आप अपने अपने टीचर से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको बेहतर बताएंगे। कभी हो सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए चेंज हो सकता है शेड्यूल, लेकिन आपको याद रखना है मॉर्निंग 6 से 12 तक आपको पूरा पढ़ाई करना है। आप बोलेंगे 6 घंटे, मैं तो लाइफ में नहीं बैठा 6 घंटे, बराबर है कि नहीं है। तो 6 घंटे आप नहीं बैठ सकते, सही बात है। तो 2 घंटे बैठना, 15 मिनट का ब्रेक लेना, थोड़ा रिलैक्स होना, पानी पीना, थोड़ा टहलना, फिर बैठ जाना। लेकिन याद रखना टहलने के बाद वापस आना है बैठने के लिए, नहीं तो टहलते टहलते आप निकल गए बाहर, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आप समझे क्या, आयत का मतलब जम जाना है। अल्लाह के रसूल को तालीम दी अल्लाह ताला ने कि जम जाना अपने इरादों में, और जो जम जाता है इरादों में वही आगे जाता है। ये बात याद रखिए, ठीक है। हमारे एक दोस्त है, बहुत मेहनत करते थे, बहुत पढ़ाई, जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम भी बैठते थे, वो हमारे से ज्यादा बैठते थे। अभी मैंने कल ही इरशाद सर को बताया उनका एग्जाम्पल। अभी वो जो है मैक्लॉइड कंपनी जो है, इंटरनेशनल कंपनी है, मुंबई में उसका मेन ऑफिस, वो उसके वाइस प्रेसिडेंट हो गए। कितना पैकेज उनको मिला होगा अभी, अंदाजा लगा सकते हैं कितना? हाँ हाँ, 20 लाख पर मंथ। तो ये आप सोचिए, और हिंदी मीडियम से पढ़े, जैसा आप उर्दू मीडियम से पढ़े, वो हिंदी मीडियम से पढ़े, उनकी बहुत ज्यादा इंग्लिश मेहनत की उन्होंने। तो ऐसा होता है जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं ना, तो दूसरे आकर आपको डिस्टर्ब करते, हाँ बहुत पढ़ रहा, क्या तीर मारने वाला है। तो ये डायलॉग्स उनको भी बोले जाते थे, हाँ। लेकिन आज माशाल्लाह, और यहाँ पर बैठे हुए सभी उस्ताद आपके सामने, सब अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेहनत की है, सभी अपने अंदर एक मिसाल है। आप देख रहे हैं आज इतने सारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, सबने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। इवन आपके पेरेंट्स को आप देख लो कैसी मेहनत करते हो, कोई दिन छुट्टी लेते हो? नहीं लेते। फिर आप कौन सी छुट्टी लेते हैं? ये आपकी जॉब है ना, पढ़ाई करना।
चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये आपको प्लान को अच्छे से फॉलो करना है। 12 के बाद आप ब्रेक लीजिए, नमाज का, खाने का, 1-1.5 बजे तक 1.5 घंटा आराम से ब्रेक लीजिए, फिर आप 1.5 बजे के बाद पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पहले दिन सबसे ज्यादा मुश्किल जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आदत हो जाती है। आपको पता है आदत लगने में कितना टाइम लगता है? हाँ, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मिनिमम 1 हफ्ता लगता है आदत डालने के लिए। 1 हफ्ता आपने थोड़ा कुर्बानी दे दी तो फिर आपको आदत हो जाती है। तो नंबर 1 आप प्लान शेड्यूल बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। दूसरा, एलिमिनेट अननेसेसरी टास्क। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो प्रायोरिटी को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से फैसल सर हर लेक्चर में आपको इस ताल्लुक से बोलते रहते हैं। प्रायोरिटी क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी को क्या बोलते हैं उर्दू में? तरजीहात। सुना है ना आपने सर के जुबान से कई बार? नहीं सुना है? सुना है ना? हाँ, तो तरजीहात इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। क्या होता है, आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं, अचानक क्या होता है? नींद आती है, सबसे पहली चीज आप खुद बोल रहे हैं, देखिए। हाँ, दूसरा क्या दिल बोलता है पढ़ाई करते टाइम? आप खुद बोलिए, रियल प्रॉब्लम, मोबाइल लेकर बैठना दिल बोलता। तीसरा, भूख लगती है, वो मसला नहीं है ना, वो तो खाना, खूब खाना पढ़ने के लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई भी आ जाता, हाँ दोस्त आ जाता, चल जाकर आएंगे, नहीं धंधो, ठीक है। हाँ, छोटे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, बराबर है कि नहीं? अरे आराम से, ठीक है, ओके। खैर, आपको ये ध्यान रखना है, ये सब चीजें हलाल है, अपन कर सकते हैं, जायज है, लेकिन अपने आप को बोलना फाइनल एग्जाम के बाद। जैसे आपका दिल बोला सोने का, तो आपने अपने दिल को बोलना, बेटे थोड़ा सब्र कर, अपन एग्जाम के बाद खूब सोएंगे। उसको ऐसे बोलना कि हम क्या करेंगे, रात को सो जाएंगे जल्दी, सुबह उठेंगे, फजर पढ़ेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर जोहर में उठेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। लेकिन एग्जाम के तो उसको बार बार बोलना, अभी थोड़ा तकलीफ उठा ले, जो लोग तकलीफ उठाते बोलना वो आगे जाते, अपने दिल को बोलना। किसी का दिल बोल रहा है मोबाइल यूज करने का, तो बोलना एग्जाम के बाद। दोस्त आए तो उसको बोलना भाई एग्जाम के, और छोटे बच्चों को बोलना मुन्ना। समझा आपको? हाँ, चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट था अहम, अननेसेसरी जो टास्क, जो चीजें आपके, उसको एलिमिनेट करना है। अननेसेसरी चीजें जो इसको क्या करना है, जैसे किसी को जो है हॉबी रहती है ड्राइंग की, पेंटिंग्स बनाने की, उसका दिल मानता नहीं उसके बगैर, बनाए बगैर, तो वो भी बोलना एग्जाम के बाद। बोलना कि खूब बनाएंगे अपन पेंटिंग, लेकिन एग्जाम के बाद। चलिए, तीसरा है टाइम प्रायोरिटी। तीसरा क्या है? टाइम प्रायोरिटी। टाइम को प्रायोरिटी देना बहुत अहम चीज है। मैं आपको एक बेहतरीन बात बताता हूं। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया में सबसे कामिल, मुकम्मिल और सबसे सही बात किसकी है, जिसमें कोई शक नहीं है? हाँ, उससे पहले, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा ना कि अल्लाह का कलाम जो है इसमें कोई शक, मतलब 0% शक, कोई 1% भी चांस नहीं है कि वो बात गलत हो सकती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तो आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, 2 नियामतें ऐसी है जिसका इंसान बड़ी नाकदरी से इस्तेमाल करता है। कहा कि एक वक्त और दूसरा सेहत। कहा कि जिसको वक्त मिल जाए वो दुनिया का खुशनसीब इंसान है, उसको सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता है जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इमाम बुखारी अपनी क्लासरूम में, कभी एक्सेप्शन थे, आप ट्राई मत करो अभी वैसा, वरना फिर उनके साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा आपको। इमाम बुखारी ने कभी अपनी क्लास में बुक और पेन लेकर नहीं गए, लेकिन उनको 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी। कभी पेन और बुक साथ में नहीं ले गए। एक बार उनके उस्ताद चिढ़ गए और उनको खड़ा कर दिया, कहा कि तुम लिखते नहीं है? तो कहा मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोले इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। चलो मैंने कल जो 10 हदीसें सुनाई थी सुनाओ। 10 हदीसें बोले तो 10 पेज के बराबर। उन्होंने बिना गलती की पर 10 हदीसें बयान कर दी।
शौक हो गया। उनके उस्ताद ने अपने बड़े उस्ताद को बुलाए और कहा कि ये बच्चे का टेस्ट लो। आपको पता है हदीस में एक मतन होता है और एक रावी रहते, रावी मतलब चेन, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, तो चेन, उन्होंने ऐसी 100 हदीसें लाई जिसमें चेन अलग है और मतन अलग है, पूरा मिक्स कर दिया उन्हें क्रॉस, और कहा कि इसको करेक्ट करके बताओ। उन्होंने खड़े खड़े पूरी 100 हदीसें तरतीब में लगाई। कहा कैसे करते हो? कहा कि मैं दिन भर जब खाली रहता हूं तो रिवीजन करता हूं। और आपको पता है पैदाइशी नाबीना थे, अल्लाह ताला ने उनको आंखें दे दी। उनकी वालदा तहज्जुद में उठकर उनके लिए दुआ करती थी, उनको आंखें आ गई, ऐसी आंखें आई कि चांद की रोशनी में बैठकर हदीसें लिखते थे, इतनी बेहतरीन आंखें और नजर। तो क्या करते थे वो दिन भर? जो उस्ताद पढ़ाते थे वो घर जाकर रिवीजन करते रहते थे, उठते बैठते चलते फिरते रिवीजन करते थे। तो ये मामला था। देखिए इमाम इब्न तैमिया, पुराने जमाने में लोग वॉशरूम वगैरह के लिए खेतों में जाते थे ना, तो वॉशरूम के लिए घर से खेत जाने को वक्त लगता था, तो रास्ते से जाते जाते हदीसें रिवाइज करते थे इमाम इब्न तैमिया। ये मामला था। तो वक्त का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोग इसका बड़ा नाकदरी से इस्तेमाल करते हैं। जिसको खाली वक्त मिला उसको बेहतरीन नेमत मिली अल्लाह की तरफ से, लेकिन हम उसको रील्स देखने में डाल देते हैं, है ना। 1 मिनट की तो रील है, 2 मिनट की तो रील है, देखते देखते 1 घंटा कैसे जाता है पता नहीं चलता। उल्टा आपने गुनाह भी कमा लिया, न दुनिया का फायदा हुआ न आखिरत का फायदा हुआ, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। तो अपनी हालत वैसी हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चौथा पॉइंट, सेट टाइम लिमिट। जो मैंने पहले आपको बात कही थी, सेट टाइम लिमिट, ठीक है। सेट टाइम लिमिट, टाइम लिमिट आपको सेट करना है। कैसे सेट करना है आपको? जैसे मैंने बताया 2 घंटे पढ़ाई की, 15 मिनट का ब्रेक, ठीक है। फिर 2 घंटे पढ़ाई की, 15 मिनट का ब्रेक, ठीक है। इस तरह आपको 12 बजे तक का टाइम पूरा सेट करना है। फिर बीच में 1.5 से 2 घंटा आप ब्रेक लीजिए, फ्रेश हो जाइए, खाना खाना है, नमाज को जाना है या नहाना है, कुछ भी आप जो आपको फ्रेश होना है जिस तरीके से भी, ठीक है। उसके बाद फिर बैठ जाइए, असर तक आराम से पढ़िए। और जो ऐसा शेड्यूल फॉलो करता है उसके लिए बोल रहा हूं मैं, लेकिन जो दिन भर अपनी जगह से हिला ही नहीं और ये 5 बजे का टाइम उसको बड़ा अच्छा लगता है जो अभी मैं बोलने वाला हूं, थोड़ा सा कुछ खेलना, क्रिकेट, मोबाइल नहीं खेलना, कोई ऐसा फिजिकल चीज है। अब लड़कियां बोलेंगे हम कहां जाना क्रिकेट खेलने को, तो आपके पास बेहतरीन चीज है एक एक्सरसाइज, रस्सी। रस्सी पता है ना आपको, पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है, बेहतरीन एक्सरसाइज है। रस्सी खेलिए आप, अरे 20 रुपए में आती है बराबर है कि नहीं है। रस्सी खेलिए घर में आप, पर्दे का भी मसला नहीं, अंदर घर में रहकर आपको करना है एक्सरसाइज। और इतना ज्यादा खेल में इन्वॉल्व मत होइए कि आप बहुत थक जाए और अगले दिन सुबह में उठे ही ना, ऐसा ना करें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आपके जिस्म से पसीना जो निकलता है बाहर, ये आपको फ्रेश करता है, बीमारियों को दूर करता है और आपको न्यू एनर्जी देता है नेक्स्ट डे के लिए। तो एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं आप चाहे तो, फजर के टाइम पर, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। चलिए ये आगे चलिए। इसके बाद जो है एक पॉइंट मैंने अभी ये बार के लिए ऐड किया है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कुछ बच्चों में हो जाता है, वो है डोंट स्ट्राइव फॉर दी हाई परफेक्शन। बहुत ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में आप अपने शेड्यूल को खराब मत कीजिए। ये मैंने इसलिए ऐड किया, पिछले कई सालों में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना टास्क भूल जाते हैं। जैसे एक चैप्टर लेके बैठा, उसको इतना किया कि बाकी चैप्टर को भूल गए। तो सबको आपको इक्वल टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है आपको, ये याद रखिए आप। चाहे उसको डे वाइज दीजिए या आवर्स वाइज दीजिए। जैसे दिन में से आप 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को दीजिए, या डिसाइड कीजिए कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट करेंगे, अगले दिन में 2 सब्जेक्ट करेंगे, लेकिन सबको टाइम देना जरूरी है। याद रखिए, आप एक सब्जेक्ट में खूब मेहनत कर लेंगे, दूसरे को टच नहीं करेंगे, आपका पूरा परसेंटेज डाउन हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट हर एक का एक आध सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, लेकिन आपको सबको इक्वल टाइम देना जरूरी है। ये अपना एजुकेशन सिस्टम है, इसमें सभी को टाइम जरूरी है, सबको आपको अच्छे से जो है अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू योर टाइम। आपके टाइम को क्या करना है? रिव्यू, रिवाइव करना है आपको शाम में, क्या आपने आज पूरा टाइम सही इस्तेमाल किया या नहीं किया।
ठीक है। हमारे एक सीनियर थे, वो पढ़ाई करते थे और कभी कभार टाइम पास कर देते थे, लेकिन उनमें जज्बा था पढ़ने का, तो वो शाम में रिव्यू लेते थे। कैसे मालूम आपको? वो बैठते थे, आज मैंने सुबह से शाम तक क्या किया, और जब उनको ऐसा लगता था कि वो बराबर से नहीं कर पाए, मतलब पढ़ना चाहिए था 7 घंटे 8 घंटे, उन्होंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की, तो वो आईने में जाते थे और अपने आप को गालियां देते थे। हाँ आप लोग गालियां मत दो, घर वाले फूकने वाले को बुला लेंगे नहीं तो। बच्ची को क्या हो गया, बच्चे को क्या हो गया। वो बोलते थे बेशरम, जरा शर्म कर, मतलब तेरे माँ बाप तेरे पे पैसा लगा रहे, अपने आप को बोलते थे वो, तो दिन भर खाली पड़ा हुआ खा रहा और सो रहा। तो इससे गैरत जागती थी, वो बोलते थे गैरत। अरे आप ऐसा मत करो, आप अच्छे अंदाज में रिवाइव लो कि आज मैं नहीं कर पाया, अफसोस की बात है, इंशाल्लाह ऐसा अगली बार नहीं होगा। कोई दूसरा अपने को पूछे या ना पूछे, घर वालों ने पीछे नहीं पड़ना, बेटा पढ़ पढ़ पढ़। जो खुद से करता उसकी बात ही अलग रहती, और घर वाले भी खुश होते। और आपको पता है घर वाले जब खुश होते तो क्या करते? दिल से दुआ देते, और जिसको दिल से दुआ लग जाए तो कामयाब। तो ये एक और एक बात है, वालिदैन को भी खुश रखिए आप लोग, उनसे दुआएं लीजिए, सिर्फ एग्जाम तक नहीं। हाँ नहीं तो एग्जाम के बाद बोल रहे अम्मी काम हो गया अपना पूरा, ठीक है। अब 12वीं में देखेंगे अब। नहीं, जहां पर जो बंदा 70-80% कोशिशें करता है, लेकिन जब वो बड़ों की दुआएं लेता है और नमाजें पढ़ता है, अल्लाह से मदद मांगता है, वो 99% तक आगे पहुंच जाता है, क्योंकि दुआएं ये काम करती है। हाँ, जो जीरो है उसको दुआएं अल्लाह ताला चाहे तो कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला नाइंसाफी नहीं करता ना, कि एक बंदा मेहनत करेगा अल्लाह उसको नहीं देगा, और आप कुछ नहीं करेंगे सिर्फ दुआ करेंगे तो आपको दे देगा, नहीं, क्योंकि ये सुन्नत भी नहीं है ना। अल्लाह के रसूल हम क्या किए जंग बदर पर? जितना कोशिश हो सकती थी किए ना, और आखिरी में दुआ किए ना, या अल्लाह मदद कर, अल्लाह ने फिर मदद किया। तो आपको कोशिश अपनी पूरी करना है, एफर्ट्स पूरे लगा। अल्लाह के रसूल ने कितनी कोशिश की, जितने भी जवान थे, मर्द थे, बूढ़े थे, सब बाहर निकल गए लड़ाई के लिए। हथियार नहीं तो घर की छुरियां वगैरह लेकर आए, वेपन्स भी नहीं है ना अभी, अभी अभी मदीना तक बना है। कुछ लोग अपने दरख्त की टहनियां लेकर आए लड़ने के लिए। कोशिश पूरी की उन्होंने, फिर अल्लाह ने मदद की। तो याद रखिए, आप अपनी पूरा लगा दीजिए अपना बेस्ट, फिर अल्लाह पे भरोसा कीजिए। तो याद रखिए, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने 99% मेहनतें की, लेकिन वो 70% पर आकर टिक गए। क्यों? नमाजें नहीं पढ़ते थे, बड़ों की दुआएं नहीं लेते थे, उन्होंने ये पार्ट को भुला ही दिया था। तो आपके शेड्यूल में याद रखिए, नमाज नहीं छोड़ना है आपको, अल्लाह से दुआ करना है, क्योंकि हमारी कोशिशों के बाद दुआ ही रंग लेकर आती है। ये बात आप याद रखिए। अल्लाह ताला आप देखिए, गैर कौम को कामयाबी देता है दुनिया में, हो रहे ना कामयाब वो, क्योंकि वो कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला किसी की भी कोशिश की नाकदरी नहीं करता, चाहे वो कोई भी रहो। हाँ, जो दुनिया के लिए करेगा दुनिया मिलेगी, जो आखिरत के लिए करेगा आखिरत मिलेंगी, जो दोनों के लिए करेगा दोनों मिलेंगे। तो हमको दोनों करना पड़ेंगे ना। तो ये आप टाइम अपना रिवाइव कीजिए, यानी शाम में देखिए आपने कितना लॉस किया, क्या नहीं करना चाहिए था, अगले दिन ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये भी आपके शेड्यूल में शामिल है, आपके जो प्लानिंग में शामिल है। खाना वक्त पर खाइए, और खाने में हर चीज खाइए। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा, हर चीज मतलब बाहर के चिप्स कुरकुरे नहीं, हर चीज मतलब घर की सब्जी दाल वगैरह। क्योंकि इतने सालों में मैंने कई कंप्लेन देखा, जो बच्चे बहुत सारे टैलेंटेड अच्छे बच्चे, लेकिन हर 15 दिन पर बीमार पड़ते हैं, क्योंकि खाना नहीं खाते। ये एक बड़ा मसला है। तो खाना वक्त पर खाना है, अपना डाइट बराबर लेते रहना है। ये बात याद रखिए आप लोग, ये नहीं चलता वो नहीं चलता, ये आपको पता है जितने भी ग़िज़ाइयात है जो आप डे टू डे लाइफ में खाते हैं, दालें हैं, सब्जी तरकारियां हैं, हर एक में विटामिन है, और अलग अलग विटामिन है। आपने पढ़ा होगा ना, विटामिन B1, B2, B6, B5, B12, ये जितने भी विटामिन है अलग अलग सब्जियों में होते हैं, और आपके पूरे बॉडी को जरूरत है। जब सारे विटामिन आते हैं तो आपका ये भी अच्छे से काम करता है, ब्रेन। तो ये बाहर की चीजें बंद कीजिए, जंक फूड, और ये सब्जी तरकारियां वगैरह खाइए, ताकि आप अच्छे से जो है
और मुमकिन हो सके तो आप मिल्क रोजाना लिया कीजिए, कोशिश कीजिए। ना मिल सके तो बेसिक जो है सब्जी तरकारियां वगैरह, ये तो बहुत जरूरी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे अहम चीज, ठीक है, सबसे अहम चीज यहां पर बात चल रही है। मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ विदाउट फेलियर, दूसरे एवरेज रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, और तीसरे अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जैसे ये तकरीर आप सुनते हैं, फैसल सर को भी सुनेंगे आप, शहबाज सर, इरशाद सर, माजिद सर, सबको सुनेंगे आप अभी यहाँ पर, हसीब सर है, सब आपके सामने। ये सारा माहौल देखकर आपको जोश आ जाएगा और अभी से आप लोगों ने इरादा कर लिया होगा अब तो आज से जाते ही मेरे को बैठना है, बराबर है ना। और आप जोश के साथ जाते हैं, जोश के साथ बैठते हैं, घर में बोलते हैं कि खाना दीजिए, चाय दीजिए, कॉफी दीजिए, आज मुझे बहुत पढ़ाई करना है। और जैसे ही किताब खोलते हैं तो किताब का पहला पेज देखते ही आप बोलते हैं इंशाल्लाह कल से ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली चीज, मोटिवेशन दो रहते हैं। एक होता है मोटिवेशन बाय अदर्स, जैसा हम लोग दे रहे हैं आपको, एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल। और दूसरा होता है इंटरनल मोटिवेशन, जो खुद से इंसान करता है। हमारे दोस्त बोलते हैं हमेशा, सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। क्योंकि सोए हुए आदमी को आप हिलाएंगे, बोलेंगे उठ जा बेटे, तो हाँ हाँ अच्छा किया आपने मुझे उठा दिया। और जो एक्टिंग कर रहा है उसको मालूम मेरे को उठाने के लिए आने वाले, आप उसको उठाते रहो, हूं करता हो, बराबर है कि नहीं है? तो आपको खुद से पहले तैयार होना है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ करना है। और ये इसकी पहली सीढ़ी है अपनी कामयाबी की, एसएससी एग्जाम जो है। तो अपने आप से आपको प्रॉमिस करना है, अपने आप से मोटिवेट होना है, सबसे पहली चीज। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, बच्चों का दिल तो है पढ़ने का, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़ना है। पढ़ तो रहे लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा ना, तो टेंशन नहीं लेना, जो नहीं समझा उसको टिक कर लेना, उसको उठा के रख देना, दूसरा सब्जेक्ट लेना। टीचर से जाकर पूछना, सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, पहले से सर से कॉल करके यहाँ पर आके बात करना है कि मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा आपसे समझना है। और इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं होगा कोई आपको नहीं बताएगा, इंशाल्लाह सब बताएंगे। आप अपने डाउट क्लियर, सबसे पहले बेस्ट वे में आपको बताता हूँ। कभी कभार टीचर्स तक रीच आपका हर वक्त पॉसिबल नहीं रहता है, तो अपना वो दोस्त या सहेली जो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछ लेना कि ये मुझे थोड़ा सा समझा दो क्या है। और शर्माना नहीं इल्म सीखने में, एक दूसरे से डिस्कस कर लेना, एक दूसरे से पूछ लेना, और उसके बाद क्या करना, फिर नहीं समझा तो टीचर से पूछना है। तो ये एक प्रॉब्लम आता है बच्चों का शुरुआत करने में, कि जब पहली चीज समझ में नहीं आती तो उसको उठा के रख देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तीसरा, कोई सब्जेक्ट लेकर अगर आप बैठे और आप बोर हो जाए तो आप अपना प्लानिंग चेंज मत कीजिए। आप वो सब्जेक्ट अभी आपको नहीं जम रहा है, मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, अभी दिल नहीं बोल रहा आपका करने का, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप उसको रखिए, दूसरा सब्जेक्ट लीजिए। लेकिन स्टॉप मत कीजिए, अपना प्लान आप जो है चेंज मत कीजिए। आपको ये डिसाइड करना है कि जो प्लान बनाए, एनी हाउ मुझे आज इतने आवर्स ये पढ़ाई करना ही है, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज करते रहिए, जो जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप टिक कीजिए, नेक्स्ट डे आकर टीचर से पूछिए, ठीक है। आखिरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है, एक है इवैल्यूएशन। आप टेस्ट सीरीज में जब पेपर्स देंगे तो 90% बच्चे पेपर देने के बाद इवैल्यूएट नहीं करते हैं। ये 11-12 में भी देखता हूं मैं, नीट सीईटी के बच्चों में भी देखता हूं, 90% बच्चे इवैल्यूएशन नहीं करते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन रॉन्ग आए। जो क्वेश्चन रॉन्ग आए तो क्यों आए, क्या हमारी गलती, हमने उसको पढ़ा नहीं, या क्वेश्चन नया था, सिलेबस के बाहर से था, या कोई थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया था। टीचर से आकर बच्चे नहीं पूछते हैं, और यही वजह है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके एरर्स नहीं निकल पाते ना। जैसे मिसाल के तौर पर आपके 10 एरर आए पहले पेपर में, आपने उसको क्लियर कर लिया, सेम उसी सब्जेक्ट के बाद में और 10 एरर आए, आपने पूछ लिया, क्लियर कर लिया। ऐसे करते करते आपकी कई गलतियां आपसे दूर होती है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी, चांसेस यही है कि यहां जो गलतियां आपसे हो रही है फाइनल एग्जाम में भी वही गलतियां होती है। 90% से ज्यादा मैंने देखा ऐसा ही होता है। अगर आपने वो तमाम गलतियों को यहीं सुधार लिया तो ज्यादा चांसेस है फाइनल एग्जाम में आपसे वो गलती नहीं होगी। तो ये इवैल्यूएशन कीजिए आप हर टेस्ट का,
सिर्फ टेस्ट दे देने से मार्क्स इंक्रीज नहीं होते, कहाँ रॉन्ग हुआ, कहाँ कम हुए, वो आपको चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो ये चंद चीजें थी जो मैं मुनासिब समझा, जो हर साल मैं जो 10th एग्जाम अपीयरिंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए देता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड की थी। इंशाल्लाह बकिया तो आपके जो सब्जेक्ट के टीचर है वो और बेहतर तरीके से आपको इंशाल्लाह बताएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे इस इम्तिहान में, आला से आला दर्जे और अच्छे नंबरात से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बार-बार लगाना पड़ेगा। तलबा अजीज, आ रही है उधर? क्या माइक की ज़रूरत है? तलबा अजीज, ये थे आपके और हमारे उस्ताद मोहतरम अरशद अली ख़ान साहब, जिनका तदरीसी तजुर्बे की अगर बात करें तो क़रीब 24 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जो मैं समझता हूँ यहाँ बैठे हुए दो बच्चों की कंबाइन करके उम्र अगर मिलाई जाए तो उतना करीब उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर मौजूद इस स्टेज पर जलवा अफरोश तमाम असातिज़ा इकराम आपकी उम्र से ज़्यादा तजर्बे रखते हैं और अपने उन तजर्बों को उन्होंने सिर्फ धूप में खड़े रह के बाल सुखाकर वाइट नहीं किया है। आपके जैसे कई ऐसे इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स, जैसे हमारे अक्सर मंजूर सर कहते रहते हैं द गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, हालांकि मंजूर सर नहीं है यहाँ लेकिन फिर भी उनकी बातें याद है हमको अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स से साबिक़ा पढ़ते रहता है। हमारी टीचिंग फील्ड में एक सेंटेंस है जो अक्सर यूज़ किया जाता है, टू टीच इज़ टू लर्न ट्वाइस, कि टीचिंग करना बज़ाते खुद सीखना भी होता है। तो हमारे पर अल्लाह की ये रहमत भी है कि हम काफ़ी चीज़ें सीखते रहते हैं आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों से, ठीक है, जिसमें बहाने बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं समझता हूँ 7-8 हज़ार किस्म के बहाने हो गए होंगे अब तक बच्चों की तरफ से। तो अरशद सर ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इख्तिसार से काम लेते हुए कुछ 6 से 7 पॉइंट्स के अंदर अपनी बात को कवर किया है, जिसमें अगर मैं समझूँ तो प्रिपरेशन, टाइम शेड्यूल, अननेसेसरी टास्क को अवॉइड करना, एक्सरसाइज, रिव्यू, टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन जैसे कुछ नुकात मौजूद हैं जो बहुत ही अहम होते हैं आपकी कामयाबी हासिल करने के लिए। ज़्यादातर होता यूँ है कि हाँ हमको मालूम सबको रहता है, एग्जीक्यूट कोई नहीं करता है। यहाँ बोलने की वजह ये रहती है कि एग्जीक्यूट करें, है ना, क्योंकि इल्म तो सबके पास है लेकिन उसका अमल बहुत ज़रूरी होता है और मायने खेज़ होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी से हमारे एक साथी मौल्लिम को यहाँ मदू करूँगा जी, जिनका मज़मून अपने आप में एक अहमियत रखता है और वह अहमियत इसलिए है क्योंकि वो मज़मून हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे शहर के लिए, हर सरकारी काम के लिए नहायत ही ज़रूरी है, जिसे हम हमारी रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। और मसला ये है हमारे साथ, ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ मसला ये है हमारे कि भाई जहाँ नाम हिंदू और जहाँ नाम मराठी सब्जेक्ट आ जाता है तो हमें उस सब्जेक्ट के साथ साथ उस सब्जेक्ट के डील करने वालों से भी कभी नफरत हो जाती है। लेकिन यहाँ हमारे दरमियान जो हमारे मराठी सब जैसे मुश्किल तरीन सब्जेक्ट, हमारे मुसलमानों के लिए सबसे मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है। हालांकि मैं समझता हूँ क्लास 5th स्टैंडर्ड से हमें मराठी शुरू हो जाती है, अभी तो खैर 2nd और 3rd से शुरू हो जा रही, लेकिन हाँ 1st से हो जा रही ना अभी, लेकिन जब हम बच्चे थे तो हमको 5वीं से शुरू होती थी। अब माशाल्लाह आप बड़े हो गए तो आपको पहली से, लेकिन पहली से 10 साल पढ़ने के बाद भी हमको लैंग्वेज नहीं आती। लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि हम मराठी को, इंग्लिश को, अरबिक को,
मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम उर्दू को भी बहैसियत सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं जो पिछले 11 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। यहाँ पर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं जो करीब पिछले 11 से 12 साल से उर्दू पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हम मराठी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पे हम फोकस नहीं करते। वरना हमारे डॉक्टर बिन नासिर फैसल सर जैसी शख्सियतें और माजिद सर जैसी शख्सियतें रहीं जो 2 महीने में बोलना सिखा देते बच्चों को। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे मुक्के होते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं। जब खड़े होते हैं ना तो 2 महीने के बाद स्पीच देना शुरू कर देते हैं बच्चे 50 बच्चों के सामने। और माजिद सर भी आपके साथ में किस तरह पेश आते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको मराठी के अंदर अगर बात करें तो आपके अंदर कभी भी हेजिटेशन महसूस नहीं होता है। तो चीज़ों को आसान बनाते हैं, और उसी आसानी के साथ मैं चाहूँगा कि माजिद सर यहाँ आए, मराठी सब्जेक्ट, मराठी एज अ सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज फॉर उर्दू मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम। क्योंकि यहाँ पर तमाम बच्चे बैठे हैं जिनमें कुछ लोगों की मराठी 40 to 50 मार्क्स की है इंटरनल मिला के, और कुछ बच्चे यहाँ पर हैं जिनकी मराठी 80 मार्क्स की है, 20 मार्क्स इंटरनल मिला के। तो इस नौयत से मराठी जैसे मुश्किल तरीन सब्जेक्ट जिनसे हमें नफ़रत है, लेकिन मैं समझता हूँ माजिद सर के आपके साथ डील करने के बाद थोड़ी बहुत तो मोहब्बत मराठी से पैदा हो गई होंगी। तो मैं आदरणीय माजिद सरांना इथं विनंती करता है कि आपण इथे या आणि मराठी सब्जेक्ट या विषयावर आपला समझ जाइए, आप गाइडेंस करें। मार्गदर्शन करावे। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह शहबाज सर कि आपने इतना बढ़िया इंट्रो दिया मेरा। ठीक है, मैं बार बार क्लास के अंदर आप लोगों को बताता भी रहता हूँ कि आपके टीचर्स ने आपको एज ए सब्जेक्ट इसको डील किया है, एज ए लैंग्वेज आपको डील नहीं किया। स्पेशली सेमी एंड उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट है और इनके जो टीचर्स है, यानी इन लोगों ने आपको मतलब आपके दिमाग में इस तरह से बिठा कर रख दिया है कि बेटा आपको इसके साथ जो है कंपोजिट में अरेबिक है। अरेबिक हमारी ज़बान है ना, इसको कहा गया है, बिना शक हमारी ज़बान है, कुरान उसमें है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंटरनल 10 मार्क हम आपको दे देते हैं, अरेबिक के अंदर भी 10 मार्क आपको मिल गए, 20 पासिंग के लिए आपको चाहिए 35। अब उसमें से अरेबिक में आपने 20 कर लिए, हो गए आपके 40, 10 एक मार्क्स मराठी में कर लेते आप 50, आप पासिंग हो जाते। लेकिन मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ कि बेटा हम जिस स्टेट में रहते हैं, हमारे स्टेट के अंदर हर चीज़ आपको मराठी नहीं मिलेंगी। यानी किसी का आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट तक का जो भी काम आपको करना है, हर काम के लिए आपको इस मराठी लैंग्वेज को, आपको हर एप्लीकेशन आपको मराठी में मिलेगा, है ना। बाद में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 2 से 5% स्टूडेंट है जो ये महाराष्ट्र या इंडिया छोड़कर कहीं और जाएंगे, बाकी अप्रॉक्सीमेटली 95% को यहीं रहना है। तो रीजनल लैंग्वेज है, राज्य भाषा है, आपको सीखना है, आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अरशद सर ने आपको प्रिपरेशन के बारे में बहुत अच्छे से और डीपली आपको बताया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उनकी बात को, उनकी राय को आप अमल में लाए और उस तरह से बिल्कुल आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, जहाँ तक दूसरा प्रिपरेशन की बात है, 1 दिसंबर से आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर जैसा एज यूजुअल एज नो कि आप सब जानते हैं कि साइंस, मैथ्स, मराठी एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट ब्राइट के अंदर आपको पूरे साल भर पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आपके एसएससी बोर्ड के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट हम ऑफर नहीं करते, यानी हम जो पढ़ाते नहीं हैं, लाइक आपकी हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, उर्दू हो गया, तो इस तरह की जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको भी हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं सीरीज के अंदर। सिर्फ कुछ नहीं बल्कि हम पूरे सिलेबस को उसमें इंक्लूड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आपको कुछ एक पार्ट सिलेबस का, इट मीन्स या तो आपका वो यूनिट होता है या 2 या 4 आपके लेसन, पोयम इंक्लूड होते हैं, ये होता है। तो इससे आपको क्या होता है कि पूरा सब्जेक्ट आपको, है ना, रिवाइज करने में, उसको पूरी सब्जेक्ट को लर्न करने में, याद करने में, प्रिपेयर करने में आपको और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आसानी होती है।
तो ये आसानी आपको जब हो जाती है, तो जब इसके बाद आप कर लेते हैं, यहाँ पर आपका ये जो है ना, एक इसको आप बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस है। फाइनल तो आपको यानी जो मेन आपका जो एग्ज़ाम है वो इंशाल्लाह आपका तो बोर्ड का रहेगा। तो आइए इंशाल्लाह बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आप जब पेपर को आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, मैं मराठी की बात करूँगा, मराठी का क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गया है। अब चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू हो या सेमी इंग्लिश हो, मैंने आपको बार बार क्लास में बोला है कि जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, और अभी बोर्ड के अंदर आपको जो है करीब 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, आंसर शीट से पहले 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ ले। तो पढ़ना क्वेश्चन पेपर पहले ज़रूरी है। उसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, आपको आइडिया आ जाता है कि यार इसमें से कितने क्वेश्चन है जिसको मैं 100% सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो पेपर आप मतलब क्वेश्चन आप 100% कर सकते हैं वो आपके अलग हो गए। उसके बाद फिर आपको ये आता है कि यार 90% मेरे को इसका सॉल्व करना आता है, फिर 70%, ये चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के ऊपर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए, जैसा कि आप हर नए पेपर पेज के ऊपर नया क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कीजिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए आप स्टार्ट कर रहे हो पेज नंबर 1 के ऊपर, ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 1 पे कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 5 भी पेज नंबर 1 पे कर सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी पेज के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, इतनी बात ध्यान में रखिए। लेकिन एक बात को बड़े अच्छे से ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन नंबर और उसका जो है ना कि बिट नंबर वगैरह जो होते हैं, इसको ध्यान से वहाँ लिखिए। कई बार आप लोगों के पेपर चेक मॉडरेट करते वक्त ये समझ में आता है कि आप आंसर लिखते हैं बिट नंबर 3 का और वहाँ लिखा हुआ है बिट नंबर 2, ये गड़बड़ी होती है। बिट नंबर 2 का आंसर वो मैच नहीं होता है। आप आंसर लिख रहे हैं बिट नंबर 3 का, और जबकि वहाँ पर आप लिख रहे हैं आंसर शीट में फिजिकली आपने लिखा बिट नंबर 2, तो बिट नंबर 2 पे बिट नंबर 3 का आंसर मैच नहीं होता है। तो इसलिए आपको जो बिट नंबर है वो उसको प्रॉपर लिखिए, ठीक है। अब ये हो गया है। अब जब भी आप जो बीट लिख रहे हैं, 2 बीट के क्वेश्चन के बीच में एक लाइन को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो लाइन वगैरह ड्रॉ मत कीजिए, बस एक ब्लैंक छोड़ दीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन अलग हो जाता है, ठीक है। अब जब भी आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, ये सॉल्व कीजिए। मेरा सजेशन रहेगा आपको कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो कम टाइम आपके लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। मार्क्स तो आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपके आते हैं कि कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, वाक्य ओळखा, काळ बदला, है ना, छोटे छोटे एक सिंगल वर्ड के होते हैं, लेकिन मार्क्स आपको पूरे मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका टाइम सेव हो रहा है। अब ये जो टाइम बच रहा है, जो आपके पर्सनल रिस्पॉन्स है या जो आपकी राइटिंग स्किल्स है, इस वक्त में आप इसको यूटिलाइज कीजिए। आप वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि टाइम आपका है ना। अच्छा, जब आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने माइंड में एक उसका स्ट्रक्चर बनाकर रख लीजिए, एक ब्लूप्रिंट रखिए। क्या मैं इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर मैं मैक्सिमम कितने वर्ड्स में मैंने लिखना है, या आंसर मैंने कैसा लिखना है, उसको जब आप वहां पर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, जब आप उसको वहां सॉल्व करेंगे, तो आपको मीन्स क्या होता है कि जिस तरह से अर्षद सर ने आपको बताया कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। आपने ये कर दिए। अच्छा, उसके अलावा डायग्राम्स है आपके, मराठी के अंदर आपको डायग्राम्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, इसके अंदर 100% आपको डायग्राम्स आते हैं। डायग्राम्स निकालिए, बिना गलती के निकालिए, पेन से निकालिए, क्लियर डायग्राम निकालिए। अब जैसे हमने देखे, मैं अक्सर देखता हूँ आप लोगों को, अगर डायग्राम का कुछ आया है, आपको देखा बस यूँ खींचो यूँ खींचो यूँ हो गया। तो ये करके आप वहाँ पर क्या है, कितना टाइम आप अपना बचा रहे हो, उल्टा आप अपने लिए ज़्यादा मुसीबत कर रहे हो। आप उसको प्रॉपर से कीजिए ना, स्केल है आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ये देख लीजिए। और सबसे अहम बात यह है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये आपकी बहुत ज़रूरी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, आप जब पेपर लिखेंगे तो स्पीड में भी होना चाहिए, बट एक्यूरेसी होना चाहिए उसके अंदर। और कोशिश कीजिए कि पेपर में आपकी गलतियां ना हो। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि चलो ठीक है, जैसा इंसान का ही मतलब दूसरा नाम है गलती, तो उस हिसाब से अगर गलती हो भी जाती है तो एक ही वर्ड को 4 जगह जो है ना डिज़ाइन बनाने के बजाय सिंपल सी एक लाइन, कट की लाइन कीजिए और आगे बढ़िए। वर्ड्स को रिपीट करना अवॉइड कीजिए।
तो ये कुछ चीज़ें जब ऐसा करेंगे आप, तो हर क्वेश्चन को एक नए पेज के ऊपर आपको वहाँ लिखना है। जब आप ये इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और जहाँ तक हो सके, जैसे आपके राइटिंग स्किल्स है, इसमें ऐसे आता है, आपका स्टोरी राइटिंग आती है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे सिंपल बात है बेटा, इसका सिंपल सा एक जैसा की आप अगर आप बोलेंगे तो यही है, आपको रीडिंग ज़्यादा करना है। जितनी ज़्यादा उसके बारे में आप रीडिंग करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उतनी ही चीज़ें है। मैंने आपको इससे पहले लास्ट मंथ की ही बात है, हमारा राइटिंग स्किल्स का जो है, हम लोग राइटिंग स्किल्स ले रहे थे, तो उस वक्त में मैंने आपको बताया था कि चलिए आपको मी पाइलेला किल्ला है ना, आपको एग्जाम्पल दिया था ना, एक फोर्ट जो मैंने देखा है, मान लीजिए किसी फोर्ट का नाम आता है आपको, तो आपने तो यहाँ पर दौलताबाद का किला भी देखा है। तो चीजें कॉमन है, उसको वहां यूज कर लीजिए। आपने कभी उस फोर्ट पे आप कभी गए नहीं, लेकिन आपने हिस्ट्री की क्लास के अंदर उस फोर्ट के बारे में पढ़ा है, हिस्ट्री के अंदर आपको उस फोर्ट के बारे में पता है, आप उसको वहां पर यूज कीजिए। तो रीडिंग करना ये आपके लिए क्यों जरूरी है, इसका रीजन ये है, माझे आवड़ते फूल, आपको गुलाब पसंद है, लेकिन वहां पर उसने मैरीगोल्ड का फूल दे दिया, गेंदे का फूल, ठीक है, कोई बात नहीं है, फूल के अंदर है ना, कुछ चीजें कॉमन है, वहां पर आप उसको यूज कर लीजिए। मी अनुभवलेले संध्याकाळ, बाजारातून फेट फटका, मी अनुभवलेला पाऊस, हमने कभी कभी आते वक्त, हमने बरसात होती हुई हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ऑफकोर्स किया है, हर किसी ने किया है, उसी एक्सपीरियंस को वहां पर डाल दीजिए। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, जो आप लोग गलती जो करते हैं, कि आप राइटिंग स्किल के अंदर सोचते आप हिंदी में हैं और उसको लिखते आप मराठी में। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि बेटा आप कोशिश कीजिए कि आप उन वर्ड्स को, उन सिचुएशन को, उन सेंटेंस को आप मराठी में ही सोचिए, क्योंकि आप जब उसमें सोचेंगे तो आपके क्या होता है कि मैंने कई बार आपके पेपर मॉडरेट करते वक्त देखा है कि माशाल्लाह बड़ी अच्छे से आपकी जो है ना गाड़ी स्टार्ट हुई है, तो जो मराठी में स्टार्ट हुई है और आगे थोड़ा सा आगे चल के हिंदी की तरफ रॉन्ग साइड आपकी गाड़ी घुस जा रही है। यानी आप लिखते लिखते मराठी से तो बड़ा अच्छा स्टार्ट करें, एका गावात एका जंगलात एक प्राणी राहत होता, उसका नाम था खरगोश, ससा लिखना था, खरगोश है ना, एका जंगलात एक खरगोश राहत होता। अब खरगोश, बहुत सारी जो चीजें जो होती है ना, कि आप वर्ड्स को मराठी के अंदर क्या बोला जाता है, उन चीजों को, उन एनिमल्स को, तो आप उसको, ये सिर्फ और सिर्फ आप वोकैबुलरी जो आपकी डेवलप होती है, वोकैबुलरी वो आपकी रीडिंग से ही होती है। तो आपको जो है इस तरह से, मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ करना है। अब रही बात इंग्लिश मीडियम की, आपको भी जो है तो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, आपको 3 घंटे हैं, हाँ, एक अजान तक थोड़ा सा है ना, नहीं आप पॉज कर प्लीज। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपका जितना भी पेपर है 80 मार्क्स, 3 घंटे के लिए आपको उसको सॉल्व करने को मिलता है। मैंने कई बार आपको बताया हुआ हूँ कि सॉल्व करते जब आते तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट 1 मार्क का सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है। उसी हिसाब से उसको टाइम कम करते करते लाइए, नियर अबाउट 1.5 मिनट तक का लेकर आइए, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जैसा आपका स्पेशली राइटिंग स्किल सेक्शन के अंदर हमको कई बार 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, लेकिन सोचना जो पड़ता है, कुछ वर्ड सेंटेंस बनाना है, तो उस हिसाब से हमारे को टाइम उसके लिए ज़्यादा लगता है। अब अगर मान लीजिए कि आपको आपने जो लर्न किया, ऐसे लर्न किया, वो ऐसे अगर आपको आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है, आप उसको फर्स्ट पेज के ऊपर उसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने जैसा आपको बोला है कि कोई भी किसी भी क्वेश्चन नंबर को आप किसी भी पेज के ऊपर, यानी फर्स्ट जो सॉल्व करेंगे आप कोई भी कर सकते हैं, उस हिसाब से कीजिए। और अगर आप पेपर पैटर्न को देखेंगे, मैंने आपसे इस बार कई बार पेपर पैटर्न डिस्कस भी किया है, और अभी फिर से आपको अगर डिस्कस करना है तो हम इंशाल्लाह उसको कल या नेक्स्ट टाइम लेक्चर में जब हम इंशाल्लाह उसको करेंगे, पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो आपका तीसरा जो विभाग आता है, भाषाभ्यास, ये जो विभाग आता है, इसके अंदर आपको जो है तो सिर्फ और सिर्फ
आपको यहाँ पर ग्रामर का आता है, जैसा आपके ग्रामर के अंदर आता है। अगर इसको आप हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको 20 मार्क का स्पेशल ग्रामर के लिए ही दिया जाता है। विभाग 3 भाषा अभ्यास, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ, आपको 20 मार्क ये आ जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राइटिंग स्किल का जो है वो 30 मार्क का है। उपयोजित लेखन आपका 30 मार्क, भाषा अभ्यास 20 मार्क, है ना। तो यानी कुल मिलाकर आपको 50 मार्क तो यहाँ पर ही हो गया है। इसमें से 20 मार्क अगर आपने ग्रामर को अच्छे से स्टडी किए, जब जब आपको बताया गया ग्रामर हमने पढ़े हैं, चाहे वो रस ग्रहण होने दो, अलंकार होने दो, हाँ, जो भी है हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि आपको, मैंने कोशिश की कि आपको वो अच्छे से समझा पाऊँ। इसके अलावा जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को उस सब्जेक्ट के लिए, अगर आपका कुछ भी डाउट आता है या किसी भी सब्जेक्ट की बात कीजिए, अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ अपने टीचर, कंसर्न टीचर से उस डाउट के बारे में ज़रूर बात कीजिए। मैंने आप में से कई लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि चेहरे पे ऐसा क्वेश्चन मार्क दिखता है, समझा क्या नंदी बैल, गुबु गुबु, हाँ समझा। अगर आपको मैं प्रैक्टिकली बोलूंगा तो सॉल्व कीजिए, तो सर वो समझा था, अभी पता नहीं कैसे आया, आ रहा नहीं, हो ही नहीं रहा है। तो ये जो चीज़ है बेटा, आप पढ़ने के लिए आए, हम यहाँ आपको पढ़ाने के लिए। तो आप जब तक आप बोलेंगे नहीं कि सर मेरे को ये नहीं समझा है, मैं आपको उसको रिपीट आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो अगर मेरे को आपको फिर से अगर उसको समझाना है तो आपको बोलना तो पड़ेगा बेटा, है ना। तो इसको ज़रूर बोलिए। और इंशाल्लाह बाकी आगे जो है तो फैसल सर है, आसिफ सर है, मुदस्सिर सर है, ये आपको और भी अच्छे से, मेरे से और बेहतर ढंग से गाइडेंस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बोलकर मैं अपने सो कॉल्ड 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। चलिए जज़ाकल्लाह सर। हे होते आपले मराठीचे शिक्षक आदरणीय माझे साहेब, ज्यांनी खूप छान पद्धतीने आपले मराठीवर मार्गदर्शन केलं होतं। फक्त 2 शब्दामध्ये आपला खूप छान प्रयत्न केला आणि मार्गदर्शन केलं होतं। आता आपण बघू and now this is the time for the person about whom we can say a person is known for his language, a person is known for his nature, a person is known for his beautiful and sweet voice, and a person who is known for his very kind behavior, and a person who is known for the children, and especially a person who is known for the students from KG to PG. That he always works for the students, for the learners, and he considers himself as he is born to teach. And though by his qualification he is MA in English, B.Ed, he has completed his BSc from the science stream, and afterwards he had finished his master in philosophy in English, and he is as a tutor, as a English teacher as a foreign language, and always he has achieved and in the field of education he has received many awards from the dignitaries and the peoples, those who are well known in English and those who are well known for the education services. And also he has passed his state entrance examination, that is a SET, and as well as NET in English subject. If I tell you about the NET examination, all over the India, almost 5 to 7 lakh students appear for the NET examination in English, out of which only 500, 700 or 800 students get qualified, or the teachers or the professors we can say.
out of which our beloved, kind-hearted, and the expert in a language in English as well as Urdu, our Dr. bin Nasser Faisal sir is one of them. Though he is the assistant professor in Sir Syed College and he deals with the graduate students, undergraduate and postgraduate students, but he likes to deal with the childrens because he thinks that if we are able to make them able to stand in future with the foreign language, it's a good thing for us. Because in our community we do not know in fact the Urdu, how can we speak, how can we talk, and how can we face the peoples in the world. So he thinks himself and he serves his services as a devotion for the nation as well as for our community, Muslim community, and he teaches in a very kind way that I am a witness that he has taught many students who are known as a teacher, who are known as a doctor, as well as the lawyers and many professionals as a tutor of English teacher. I request Dr. bin Nasser Faisal sir to come on the podium and guide us, in fact including me, to be benefited by your most valuable and precious knowledge in the language of English for the subject of English for our students. Dr. bin Nasser Faisal sir. ये जरूरत है ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अच्छी सिफ़तें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम आलमों का पालने वाला है। और दुरूद व सलामती हो मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके औलाद, असहाब व तमाम मोमिनों पर। काबिल सदर एहतराम डायरेक्टर इरशाद अली ख़ान साहब, जॉइंट डायरेक्टर अरशद अली ख़ान साहब, तमाम असातिज़ा, प्यारे बच्चों और मेरे अज़ीज़ दोस्त और आज के एंकर खान शहबाज सर। मैं शहबाज सर ने जो क़सीदे पढ़े, अच्छा हुआ अंग्रेज़ी में पढ़े मेरे बारे में, वरना शायद मैं अब अल्फाज भी नहीं जमा कर पाता कि कुछ बोलूँ। मैंने इंग्लिश में इनसे इसलिए पढ़ा है, मैं जानता हूँ कि ये लोग आपसे इंग्लिश पढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह। देखिए, ये तो उनकी मोहब्बत है, यहाँ मौजूद तमाम असातिज़ा के लिए भी, मेरे लिए और आप तमाम के लिए। और यहाँ पर जो आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है, ये ब्राइट की रिवायती प्रोग्राम में से एक है। कुछ चीज़ें एज़ अ ट्रेडिशन जारी रहती है और कुछ ट्रेडिशंस बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है, उसमें से ये एक हमारी रिवायत है। माजिद सर ने भी अपनी बात में ये बात कही थी कि टेस्ट सीरीज़ की, और शहबाज सर ने भी अपने तमहीदी कलमात में कहा कि टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ जो है वो एक हमारे इरशाद सर की एक इख्तिराई देन है, एक जिसको हम इनोवेशन कहेंगे। और ये अक्सर हम कहते भी है क्लासेस में, आपने मुझसे सुना होगा कि 2009-10 में जो हमारी पहली बैच आई, बहुत कम बच्चे थे, अराउंड 30 अगर मैं गलत ना हूँ इरशाद सर। तो और इरशाद सर 3000 रुपये लेते थे और वो भी पूरे नहीं मिलते थे उनको। और देखिए, वक्त कहते हैं ना, वक्त के पर होते हैं, टाइम हैज़ विंग्स, इट फ्लाइज नेवर टू स्टॉप। कहते हैं कि वक्त के पर होते हैं, वो उड़ निकलता है कभी नहीं रुकने के लिए। और असल शख्स वही होता है जो वक्त के साथ चले और उसके मुताबिक अपने मंसूबे बनाएं। तो हमने यहाँ पर इरशाद सर ने जो इसकी बुनियाद डाली, बहुत खुशी हुई हमको जब हमने ये देखा कि हम, यानी डायरेक्टर इरशाद अली ख़ान साहब ने इस शहर को ये सीरीज़ दी स्कूल लेवल पर,
हम ये सिर्फ बातें नहीं, हमारा दावा है, और हम हमारे दावे में कितने सही है ये हम जानते हैं कि इससे पहले दहम तक इस तरह की कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हुआ करती थी शहर में। बाद में जब दूसरी क्लासेस भी यहाँ शुरू हुई कई ज़माने के बाद, तो उन्होंने हमारी इस अदा को कॉपी किया, और हम कहते हैं अच्छी आदत है, कॉपी करना अच्छी बात होती है, क्योंकि बुरी आदतें तो आसानी से कॉपी हो जाती हैं। और आज आप देख रहे हैं कि 10वीं के लेवल पर ना सिर्फ दूसरी क्लासेस बल्कि कई स्कूल्स ऐसे हैं वो भी अब इस टेस्ट सीरीज़ को अपने स्कूल के निसाब का एक हिस्सा बना चुके हैं। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें अच्छी होती हैं अगर हम उसकी नकल करते हैं या उसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो यकीनन ये एक अच्छी चीज़ है। हम तो ये समझते हैं कि इरशाद सर के हक़ में ये सदक़े जारिया भी बन जाएँ तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि इल्म को बांटना करना है कि रसूल ने कहा है कि बेहतरीन तुम में वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए, यानी कुरान सबसे बेहतरीन इल्म है, अल्लाह के नाजिल करदा जो किताब है, अल्लाह के अल्फाज है, इट इज़ गॉड्स वर्ड। तो उसी तरह से हर नाफ़े इल्म भी सिखाना जो है एक ज़िम्मेदार शख्स की ज़िम्मेदारी है, वो उन्होंने किया। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले यहाँ पर जनाब अरशद अली ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर साल, यानी जब से हम ब्राइट में इस रिवायती लेक्चर का आगाज़ करते हैं, सर को हम यही टॉपिक देते हैं, इसी से मुंसलिक किस्म के टॉपिक देते हैं, और सर हर साल बहुत ही उम्दा रहनुमाई करते हैं। तो इस साल भी अरशद अली ख़ान साहब ने बहुत ही अच्छी आपकी रहनुमाई की है, ना सिर्फ दुनियाई नुक़्ते नज़र से बल्कि उसको जो उन्होंने रिलीजियस टच दिया वो लाजिम है। क्या उम्मीद है आपने उसको नोट तो किया है और आप उस पर अमल ज़रूर करेंगे। सर ने अपनी बात नंबर ऑफ़ डेज़ रिमेनिंग से शुरू की थी कि आपको काउंट करना है कि आज से आपके पास कितने दिन। दौरे क़दीम में जब जंगें हुआ करती थी और जंग शुरू होने से पहले बिगुल बजाया जाता था शहबाज सर, तो वो बिगुल इरशाद सर बजा चुके हैं शहबाज सर के हाथ से जब उन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम का आगाज़ किया, और वो बिगुल है टेस्ट सीरीज़ के आगाज़ का, ना कि कोई जंग का। ये भी एक अपने आप में जंग है ना, एक आजमाइश। लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के जुनून होते हैं, दौलत का, दावत का, मोहब्बत का, और किस्म। हम चाहते हैं कि आपको जुनून हो तालीम का। ये मुसाबक़त का एक जुनून अगर आपके सर पर चढ़ जाए तो अनीस भाई, अगर आपको भी जुनून इन तमाम दीगर चीज़ों के अलावा अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ की मुसाबक़त का एक जुनून चढ़ जाए तो बात बन जाएंगी, यानी आपके हक़ में इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। मेरी ख़ुसूसी आप लोगों से गुजारिश है कि जो नुकात अरशद सर ने दिए हैं, यकीन मानिए अगर 10वीं में हमको कोई ऐसे नुकात बताता तो शायद हम टीचर नहीं बनते, कुछ और बन जाते। लेकिन मुक़द्दर कहते हैं ना, किस्मत से ज़्यादा किसी कुछ नहीं मिलता, और हम बहुत खुश हैं। और यही एक ईमान वाले की अलामत भी है कि क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल। हम कहते हैं कि जो अल्लाह ने चाहा वो मुक़द्दर किया, और अब जो भी हमें ज़िम्मेदारी मिलती है हमें उसको अपनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे आपको देख के अल्लामा इक़बाल का एक शेर याद आ रहा है। ये जी हाँ, आप सुने, आप मुशायरे की तरह फीडबैक ना दें तो बेहतर होगा, वक्त भी बचेगा। शेर है कि अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि मुझे मोहब्बत उन जवानों से है, मुझे मोहब्बत उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। यानी देखिए यार, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे हर नौजवान से मोहब्बत है, यानी ही डजंट लाइक लेज़ी एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग यूथ्स, यानी जो आलसी होते हैं, लेज़ी और जो टाल मटोल से काम लेते हैं, उन्हें उनसे कोई लगाव नहीं। और ये सिर्फ अल्लामा इक़बाल का नहीं, ये हर एक उस शख्स की बात होगी जो चाहता है कि नौजवान आगे बढ़े। तो आप भी तो नौजवान हैं, आप भी तो सने बलूगत की तरफ बढ़ रहे हैं। यू ऑल आर टीनेजर्स। आप और टीनेजर्स की एक ख़ास बात क्या है मालूम? और उस टीनेजर्स की ख़ास बात ये होती है, जिससे जैसे अरशद सर ने भी अपनी बात में, अपने लेक्चर में कहा कि आप थोड़ा रेस्ट लें, कुछ खाएं, फिर आप रेस्ट लेके जब वापस आते हैं तो आपको एक नई एनर्जी का एहसास होता है। तो जी हाँ, टीन एजर्स के अंदर उस एनर्जी को सरप्लस एनर्जी कहते हैं।
यानी ये वो एनर्जी होती है कि इंसान नए सिरे से अपने आप को बहुत कवी महसूस करता है। सो आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताता हूँ, बाद में फिर मैं कुछ और मशवरे दूंगा अगर शहबाज सर मुझे कोई चिट्ठी ना दे दे कि वक्त हो गया है। अगर शहबाज सर ये जानना चाह रहे कि कुलसुम आए हुए है कि सेमी 10th इंग्लिश के, वो बहुत गैर हाजिर रह रहे थे, नहीं आए हुए, आज भी है, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पर आइए मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ शुरू होने जा रहा है। मैं इंग्लिश मजमून के ताल्लुक से बोलूँगा टेस्ट, और मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज़ के 90-95% पेपर शहबाज सर ही बनाते आए हैं पिछले 16 सालों से, नहीं पिछले 14 सालों से, 2 साल मैंने बनाया था शुरू। हाँ, और वो ये उम्मीद करता हूँ वो ये रिवायत को बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये कि उन्होंने वो सिर्फ पेपर ही ने बनाए हैं, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरतीब भी दी है जो मैं आपके सामने, मैंने तो उनसे कहा था कि आप ही पेश करिए लेकिन वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि मैं एंकरिंग करूँगा। तो ठीक है, मैं आपके सामने, तो मैं आपको वो भी बताता चलता हूँ। लेकिन उससे पहले टेस्ट सीरीज़ के ताल्लुक से देखिए, टेस्ट सीरीज़ का बिगुल बजा दिया गया है, यानी अब मुसाबक़त की दौड़ क्या हुई है, शुरू हो गई है। और इस दौड़ पर भी मुझे एक शेर याद आ रहा है, आप बिना कुछ कहे सुने। शेर ये है कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का ज़ोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का ज़ोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। यानी कहते हैं ना कि इस मुसाबक़त की, इस कॉम्पिटिटिव एज में, दिस इज़ द एज ऑफ कॉम्पिटिशन, सो इन दिस कॉम्पिटिटिव एज, इस मुसाबक़त की दौड़ में एक ऐसी दौड़ लगी है जहाँ पर अगर आप सांस लेने की गर्ज से रुक जाते हैं तो आपके पीछे वाला आपके आगे निकल जाता है। लिहाजा इस दौड़ में रुकना मना है जब तक आप अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच जाते। मीन्स अनटिल यू रीच योर अल्टीमेट गोल यू हैव टू कीप रनिंग। यानी मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुने और तवज्जो से सुने, और तवज्जो से सुनने की अलामत ये है कि अ गुड लिसनर ऑलवेज लुक्स एट द स्पीकर, यानी एक अच्छे सामी, अच्छे सुनने वाले की अलामत ये होती है कि वो स्पीकर को देखता है। अब ये बेचारियाँ मुझे नहीं देख पा रही होंगी तो वो इरशाद सर को देखें, ठीक है, या शहबाज सर नज़र आ रहे हैं तो उनको भी देखें। सो अ गुड लिसनर ऑलवेज लुक एट द स्पीकर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है कि अ गुड लिसनर पेज क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर, यानी वो पूरी तवज्जो से सुनता है, उसके तरफ देखता है, उसके तरफ सुनता है। जैसे आप मूवी देखते वक्त पलक झपकना भी डिस्टर्बेंस समझते हैं कि कहीं मैं पलक झपकूँ और हीरो ऊपर से गिर जाए तो मैं मिस कर दूँगा। खैर आजकल तो आप रिमाइंड भी कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई। ओके, सो आप प्लीज़ पे अटेंशन। सो प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 2 फेज़ में, टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ तो हो चुका है, टेस्ट सीरीज़ 2 फेज़ में। पहला फेज़ शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से, जो अल्टरनेट डेज रहेगा, है ना, और वो 24 जनवरी तक जाएगा, डेट सही बोल रहा हूँ, यानी 2023 में जो टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है वो 2024 तक चलने वाली है। आप समझ रहे हैं आप, 1 दिसंबर 2023 से 24 जून 24 जनवरी 2024, यानी आप नए साल में दाखिल भी हो जाएंगे तो टेस्ट सीरीज़ जारी रहेंगी। और ये टेस्ट सीरीज़ अल्टरनेट डेज हैं। टाइम टेबल ये हुआ थोड़ा सा हमसे मिस कम्युनिकेशन हो गया, वरना टाइम टेबल आपके सामने होता तो आप बहुत अच्छे से समझते। अनीस भाई ने लेट कर दिया उसको शायद लाने में, लेकिन आप जाते वक्त आपको टाइम टेबल दिया जाने वाला है। और तो आप जस्ट इमेजिन, जो मैं बोल रहा हूँ डेट्स को 1, 3, 5, 6, मैं ऐसा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। अल्टरनेट डेज हैं, आप उसको ऑड नंबर कहते हैं कि 1, 3, हाँ, ऑड नंबर में आप उसको आप इमेजिन कर लीजिए। तो पहला फेज़ है 1 दिसंबर से 24 जन 2024। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, ये बात याद रखिए, चैप्टर वाइज। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट्स का नहीं बोलूँगा क्योंकि आपके पास टाइम, मजिद सर ने भी बताया और टाइम टेबल में भी आपके सामने। अगर मैं इंग्लिश के बारे में बोलूँ तो शहबाज सर ने आप पूरी किताब को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी 4 यूनिट के 4 पेपर रहेंगे 40-40 मार्क के, और 5वां जो टेस्ट है वो यूनिट 3 और 4 पर मुश्तमिल है। अब 40 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया, जो मैं बहुत पहले इम्प्रेस हो गया था जब पहली बार उन्होंने बनाया था।
मैं आपको उसका नमूना बताता हूँ कि जब पहला यूनिट होगा आपका तो आपको उसकी तफसील मिल जाएंगी कि इस यूनिट में आपको क्या आने वाला है। बोले तो पेपर नहीं मिलेगा, नहीं तो समझेंगे माजिद आके बोलेगा उस दिन बोले यार पेपर दे रहे नहीं, ये कुछ भी सवाल करते रहता है। जहाँ आप ख़त्म हो जाते हैं कि ये सवाल आ सकता है, वहाँ सवाल सोचता हो तो वो साइंटिस्ट बन सकता है। हाँ तो सुनिए, फर्स्ट यूनिट की मैं मिसाल दे रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट 40 मार्क का है, तो मिसाल के तौर पर पहला 10 मार्क का सीन पैसेज, दूसरा अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज के साथ जैसा चचा को दावत दिए तो उनका एक बेटा आता फ्री में उनके साथ, तो अनसीन पैसेज के साथ इंग्लिश में 5 मार्क की समरी का क्वेश्चन फिक्स आता है। तो कितने हो गए? 25। अब 10 मार्क की पोएम तो हर यूनिट में रहेंगे आप, यानी 5 एप्रिसिएशन और 5 कॉम्प्रिहेंशन के। क्लियर? अब बचा कितने हो गए? 35। अब बचा 5 नंबर का, तो 5 नंबर राइटिंग स्किल में आएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आप दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में 9 आइटम से आपको राइटिंग स्किल में 9 और 25 मार्क होते हैं अगर फाइनल 80 मार्क की बात की जाए। और यहाँ पर आपको किसी 40 मार्क में याद रखिए, किसी टेस्ट में 5 नंबर को राइटिंग स्किल आएंगी, किसी टेस्ट में 10 नंबर को आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। तो फिर अब हमने शहबाज सर ने उसको क्या किया? डिवाइड कर दिया 5 टेस्ट में। सही है ना? आपने इसका तो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया और उसका मकसद बहुत गहरा मकसद है। अगर आप समझे तो आपकी स्टडीज हो गई। 24 जनवरी से पहले आप इंग्लिश के तमाम मज़ामीन के साथ साथ इंग्लिश के भी लिए तैयार हो गए आप बोर्ड एग्ज़ाम के। पहले यूनिट में लेटर राइटिंग डाल दी उन्होंने, यानी 2 ऑप्शन रहेंगे, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल। अब बच्चे को फर्स्ट यूनिट के लिए ना डायलॉग पढ़ के आने की ज़रूरत है, ना वर्बल इंफॉर्मेशन में वक्त ज़ाया करना है, ना स्टोरी राइटिंग में, ना नरेशन में, कुछ नहीं। आपके टाइम टेबल में अगर वो लिखा हुआ नहीं आया होगा तो एक अलग से शहबाज सर आप लोगों को व्हाट्सएप पे प्रिंट डाल देंगे कि फर्स्ट यूनिट में राइटिंग स्किल में क्या आने वाला है। दूसरे यूनिट में क्या होगा? अनसीन पैसेज निकल जाएगा, सीन पैसेज रहेगा और लैंग्वेज स्टडी रहेंगी 10 मार्क को, और 10 मार्क की पोएम। अब राइटिंग स्किल को 10 मार्क आ जाएंगे। पहले यूनिट में 5 मार्क आए थे समरी की वजह से, तो दूसरे यूनिट में वहाँ पर 10। अब वहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको वर्बल नॉन वर्बल आने वाला है और उसके साथ एक्सपांड थीम है या डायलॉग है, ताकि आप दूसरे राइटिंग स्किल में अपना वक्त न ज़ाया करें। इस तरह से 5 टेस्ट में पूरे 9 आइटम जो राइटिंग स्किल के हैं वो एक अक्लमंद बच्चा तैयार कर लेगा, उनके सैंपल्स पढ़ के, उनके फॉर्मेट्स पढ़ के। और क्लास में मैं आऊँगा तो आप बोलेंगे सर यूनिट 2 में डायलॉग आ रहे, ज़रा 1-2 सैंपल बता दो, तो मैं बता दूँगा, है ना? समझ रहे हैं आप बात को? तो आप समझ रहे हैं इसको पार्ट हर सब्जेक्ट में जो पार्ट किया गया है उसका मकसद ये है कि वक्त रहते आप उसको तैयारी करके आए, बराए नाम देने ना आए टेस्ट, बराए नाम देने वालों के लिए टेस्ट सीरीज। और उसका डायरेक्ट फ़ायदा क्या है कि आप ऑलरेडी 50% सिलेबस पर एग्ज़ाम दे चुके, अपने स्कूल में भी दे दिया आपने, हमने भी ले लिया आपसे, यहाँ पर ले लिया ना, है ना? 50% सिलेबस पे फर्स्ट टर्म हमने ले लिया, यानी वो नॉलेज आपका हो चुका है। और अरशद सर क्या बोल के गए कि अगर आप इयादा नहीं करते हैं, इयादा बोले तो रिवीजन, अगर आप इयादा नहीं करेंगे तो वो चीज़ धुंधली होने लगती है और उसके बाद गायब हो जाती दिमाग से। तो ये वो लर्नड नॉलेज आपका धुंधला ना हो, इसलिए जब 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज शुरू होंगी तो वो पूरा फर्स्ट टर्म का आपका रिवीजन के तौर पर टेस्ट ले लिया जाएगा। अब उसमें अक्लमंद बच्चे, आप सभी अक्लमंद हैं हमारी नज़र में, उसमें अक्लमंद बच्चे क्या करेंगे? वो बोलेंगे ये जो हमने लर्नड नॉलेज था इस शुरू के दिसंबर में इसको हम कॉन्क्रीट कर देंगे। कॉन्क्रीट यानी मजबूत हो जाना, वो आप उसको दोबारा नए सिरे से देखने की नौबत नहीं आना फरवरी में जब ग्रैंड टेस्ट शुरू होगा। अब जैसा जनवरी में आप दाखिल होंगे नए साल में, तो हो सकता है नए साल के शुरू के साथ आपके सेकंड टर्म के या तो पेपर शुरू हो चुके हैं या हो रहे हैं। जैसा इंग्लिश का यूनिट 3 शहबाज सर ने नए साल में डाले आपके लिए कि जब नया साल लगेगा इंग्लिश का सेकंड टर्म के टेस्ट होंगे। उसी तरह आप इवेलुएट करिए टाइम टेबल देख के सब तमाम सब्जेक्ट्स का, ये प्लानिंग आपको बताया अभी इरशाद सर ने कैसा करना है। और
उस प्लानिंग के लिए आपके पास आखिरी 20 दिन है, और वो 20 दिन है, ये 20 दिन जिसे आप नवंबर के 20 दिन कहेंगे। ये 20 दिन में आप पूरी प्लानिंग करें कि जैसे सर ने 3 मरहले बनाए, बता स्टडी हो गई, कुछ बाकी हैं, और कुछ है कि जिनकी बिस्मिल्लाह नहीं हुई अभी तक, वो यानी कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे ना जिनकी बिस्मिल्लाह नहीं हुई ना, अभी ना स्कूल में पढ़ाया गया ना यहाँ पढ़ाया गया, तो उसके लिए भी तो आपको पूरा वक्त देने के लिए आज जो होगा उसको कंक्रीट कर लेना पड़ेगा ना पहले। तो उन सारी